हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हल करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों और कब मनाया, बताइए मित्रों। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब और क्यों मनाया, बताइए मित्रों, कब और क्यों मनाया। चलिए एक एक करके हम इनका कारण जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों और कब मनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, 3 सितंबर 1939 को कब 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध सर्वप्रथम कौन प्रारंभ करता है मित्रों? जर्मनी। जर्मनी किस पर अटैक कर देता है? पोलैंड पर। किस पर अटैक कर देता है मित्रों? पोलैंड पर। वहीं मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस, कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। ध्यान से समझिए मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किससे होता है? जर्मनी से। तो जर्मनी किस पर अटैक करता है मित्रों? पोलैंड पर। किससे करता है? पोलैंड पर। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। उसी समय तत्कालिक भारतीय वायसराय कौन था हमारे यहाँ? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये घोषणा कर देता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है। क्या घोषणा करता है? कि भारत ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में उसका साथ दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। अब 15 नवंबर 1939 को कब? 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, ठीक है, अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। क्या दे देते हैं? त्यागपत्र। चलिए एक बार और समझिए मित्रों, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कौन प्रारंभ करता है? ये जर्मनी। जर्मनी कैसे प्रारंभ करता है? ये पोलैंड पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है मित्रों। ठीक है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस अटैक कर देते हैं किस पर? जर्मनी पर। ठीक है, उसी समय हमारे यहाँ तत्कालिक भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये घोषणा कर देता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है। ठीक है, उसी समय 15 नवंबर 1939 को कब? 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या कर देता है? त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो इसी खुशी में, किसमें? इसी खुशी में मुस्लिम लीग क्या करती है? 22 दिसंबर 1939 को कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। क्लियर मित्रों? समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, बताइए मित्रों। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्या है इसका प्रावधान और कहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 61 किसके? अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या होता है? यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का, क्या है मित्रों? संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, समझ लीजिए, संसद का किसी भी सदन का मतलब है, चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। फिर सुनिए मित्रों, अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे मित्रों देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व, कितने? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है। लिखित सूचना की प्रक्रिया क्या है? जिस भी सदन में महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उस सदन के द्वारा जितने भी सदस्य में उपस्थित हैं या हैं उनके 1/4, कितने? 1/4 सदस्यों के उस लिखित सूचना पर हस्ताक्षर होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सी शर्त। हाँ, यहाँ से समझिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जब लिखित सूचना दे दी जाती है तो जिस सदन में ये आपका प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा, कितने? 2/3 सदस्यों द्वारा
ठीक है। अब वही बात बार बार यहाँ पर लोकसभा में है तो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा में पेश है ये सर्वप्रथम तो राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। अब राज्यसभा में पेश है तो कहाँ जाएगी, लोकसभा के पास, उसके 2/3 सदस्य प्रस्तावित होनी चाहिए। यदि लोकसभा में ये प्रस्ताव चल रहा है तो उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, तो राज्यसभा के भी 2/3 सदस्यों द्वारा ये प्रक्रिया प्रस्तावित होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत संपूर्ण होता है। अब होता क्या है मित्रों, दोनों सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद, दोनों सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। समझ लीजिए, जब महाअभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत दोनों सदन में पूरा कर लिया जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है मित्रों, तो ये भी समझ लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर मित्रों, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओजोन मंडल क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए मित्रों। ओजोन मंडल क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए मित्रों। तो हमारे वायुमंडल से ऊपर 32 किलोमीटर से लेकर कितना 60 किलोमीटर तक, ठीक है, क्या है हमारा ओजोन मंडल है। तो ओजोन मंडल क्या करता है, ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली किसकी परावैंगनी किरणों से क्या करता है, इसमें क्या करता है बताइए। ओजोन मंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए हम ओजोन मंडल या ओजोन परतों कहते हैं कि हमारा ये क्या है, सुरक्षा कवच है। फिर समझिए मित्रों एक बार, ओजोन मंडल का विस्तार कहाँ से, हमारे वायुमंडल में 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ओजोन मंडल में जो ओजोन परत है वो करती क्या है, सूर्य से क्या निकलती है मित्रों, परावैंगनी किरणें आती हैं। तो ओजोन परत हमारी पृथ्वी की क्या करती है, सुरक्षा करती है, इसलिए ओजोन परत को हम सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, देखिए होता क्या है, अब हमारे पृथ्वी पर क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें निकलती कहाँ से, एयर कंडीशनर है आपका, रेफ्रिजरेटर है, ये गैसें वहाँ से निकलती हैं और ये ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। ओजोन परत नष्ट होने से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और छिद्र होने से सूर्य से परावैंगनी किरणें पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं और विभिन्न रोगों को उत्पन्न कर रही हैं। अब बात आती है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं मित्रों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई नापते हैं मित्रों डॉप्सन इकाई में, किसमें, डॉप्सन इकाई में मापते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये कब और क्यों जारी किया जाता है, बताइए मित्रों। केंद्र में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है और ये कब और क्यों जारी किया जाता है, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका, चलिए आंसर देखते हैं क्या आंसर है इसका। हाँ मित्रों, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 61, हाँ मित्रों सॉरी ये मिसप्रिंट हुआ, अनुच्छेद 61 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अनुच्छेद 123, कितना, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, किसके, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। फिर समझिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 123 के द्वारा, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जिस समय संसद के दोनों सदन किस में ना हो, सत्र में ना हो, क्या में ना हो, सत्र में ना हो मित्रों, ठीक है। और आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। जिस प्रकार संसद का कानून कार्य करता है उसी प्रकार उसका अध्यादेश भी उसी तरह से क्रियान्वित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यादेश का प्रभाव, सुनिए, अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक रहता है। समझिए बात को, अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहता है, जब तक कि संसद का सत्र 6 सप्ताह तक प्रारंभ हो जाए तभी तक रहेगा, उसके बाद ये समाप्त
हो जाता है। नोट में समझिए मित्रों, नोट में क्या है, जब संसद के दोनों सदन काम में हो, सत्र में हो, तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। समझ गए मित्रों? फिर समझिए एक बार, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, अर्थात उसकी बैठकें ना हो रही हों, तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है ऐसे समय में। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार? बताइए मित्रों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार, ये समझ लीजिए। तो मित्रों कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है। क्यों है, क्या है, जानते हैं। ठीक है, देखिए चलिए समझिए मित्रों, 1978 से पहले, कब? 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक क्या था? मौलिक अधिकार था। क्या था मित्रों? 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया मित्रों? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में, किसमें? 300 का में जोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्या थी काकोरी कांड घटना? बताइए मित्रों, इसके बारे में पता है आपको? बताइए क्या थी काकोरी कांड घटना? बताइए मित्रों क्या थी, बता सकते हो? नहीं बताओगे तो चलो मैं तो बताऊंगा ये आपको। चलिए देखते हैं। एचआरए द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, किस पर मित्रों? काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन का नाम होता है, 8 डाउन ट्रेन को एचआरए क्रांतिकारियों ने लूट लिया। फिर समझिए मित्रों, एचआरए क्रांतिकारी संस्था है। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, किस पर? काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को क्या कर दिया? लूट लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ इसमें। अब काकोरी कांड है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, और एचआरए भी क्या, ये भी समझिए। तो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या थी एक मित्रों? एक ये क्रांतिकारी संस्था थी। कैसी थी? क्रांतिकारी संस्था थी। अब समझते हैं कि एचआरए की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई। तो एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में, कब? अक्टूबर 1924 में। कहाँ हुई थी मित्रों? कानपुर में। कहाँ हुई थी मित्रों? कानपुर में। चलिए और जानते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। चलिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी कांड में कितने लोगों को? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने को कर लिया गया मित्रों? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और आपके रोशनलाल, कौन? रोशनलाल और राजेंद्र लावड़ी को फांसी दे दी गई मित्रों। ठीक है, इन 4 लोगों को इस काकोरी कांड में फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट, चलिए मित्रों इन क्वेश्चनों को जो हमने पढ़ाए हैं आपके लिए, इनका हम टेस्ट देखते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था मित्रों? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, आपने अभी पढ़ा है तुरंत जस्ट। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था मित्रों 3 सितंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को। याद हो जाएगा मित्रों? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 3 सितंबर 1939 को। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? बताइए मित्रों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर। कब मनाया मित्रों? 22 दिसंबर
1939 को कब मनाया था मित्रों? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? बताइए मित्रों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका लोकसभा हो, क्या हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत पूरा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? बताइए मित्रों। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? बताइए मित्रों। अभी आपने पढ़ा है, तो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के अंतर्गत। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए मित्रों। काकोरी कांड घटना कब घटित हुई थी? बताइए मित्रों। काकोरी कांड घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी मित्रों 9 अगस्त, बताइए 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटना घटित हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। संपत्ति के अधिकार को कब कानूनी अधिकार बनाया गया मित्रों? बताइए। संपत्ति के अधिकार को कब कानूनी अधिकार बनाया गया? तो याद कर लीजिए मित्रों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। कब? 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 में, किसमें? अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट। HRA की स्थापना कहाँ होती? बताइए मित्रों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी मित्रों? बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों कानपुर में। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना मित्रों? कानपुर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।